नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। और आ गई है वो वीडियो जिसका आपको इंतजार था। एसएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए दिल्ली पुलिस में और सीएपीएफ में, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अब देखिए सीएपीएफ में जो है बहुत सारे विभाग हैं। वहां पर सीआरपीएफ हो जाएगी, आईटीबीपी हो जाएगी, सीआईएसएफ हो जाएगी, एसएसबी हो जाएगी। तो यही सब मिलकर के सीएपीएफ कहलाती है। तो इन सब में जितनी इतनी वैकेंसी मैं वो ही बताऊंगा। मेल और फीमेल दोनों इंकरेज किए गए हैं, सबके लिए बहुत सारी पोस्ट भैया। टोटल 4187। रिपीट करिए, 4187 है। जिसमें सबसे ज्यादा जो पोस्ट है 4001, ये किसमें खुली हुई है? ये है सीएपीएफ में, यानी अलग अलग आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और इन सब में, सीआरपीएफ में, इनमें ज्यादा है ना। यानी सीएपीएफ में 4001 टोटल पोस्ट है। ठीक है। और वहीं अगर आप देखोगे किसमें, मैं लिखता भी जाऊं, नहीं लिखूंगा नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई। याद देखिए, टोटल जो पोस्ट है जनाब वो है आपके 4187। अब इसमें से, और ये किसकी पोस्ट है भैया? ये है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, सब इंस्पेक्टर है ना, अंडरलाइन किया जाए इसको, सब इंस्पेक्टर। टोटल पोस्ट 4187। ठीक, इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपसे कहा कि सीएपीएफ में कितनी है टोटल? 4001 है ना। इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं, दोनों वो भरेंगे इसको। और वहीं आप देखोगे ये एसआई था, एसआई आपके दिल्ली पुलिस है ना। अब दिल्ली पुलिस में आप देखेंगे तो आपको जो बच गया उसमें 4187 इसी में आ जाएंगे। ठीक है ना। वो उसमें भी मान लो, जैसे आपको समझना तो 125 जो है वो मेल के लिए है, और जो आपका 61 पोस्ट है वो फीमेल के लिए है। ठीक है। और दिल्ली पुलिस में जो वहां पर वो ऐसा सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट कहला रही है एग्जीक्यूटिव है, और यहाँ पर ये ग्राउंड ड्यूटी वाली है ना। सीएपीएफ में वो ग्राउंड ड्यूटी है, इनके में वो एग्जीक्यूटिव कहलाती है। तो ये है पूरा। अब अगर आपकी जो एज क्राइटेरिया है ना, एज का क्राइटेरिया जो है यहाँ पर वो दिया गया है भैया, मिनिमम 20 साल है ना। मिनिमम 20 साल मैं बता रहा हूँ सबके लिए, चिंता मत करिए, अभी सबके लिए। और मैक्सिमम जो है ये हो गया आपका 25 साल। अब ये उनके लिए होता है जो हमारे जनरल में आते हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, और नॉर्मल कैंडिडेट है ना, ये एक्स सर्विसमैन में आते हैं, और ना ही ये आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में आते हैं, है ना। तो जो, अब देखिए, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, पहले तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डिपार्टमेंटल नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए इसमें ये तो जनरल के लिए हो गया और ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया। अब आपको पता है कि भाई ओबीसी एनसीएल को तीन, भाई एससी इसमें आप जोड़ो ना, एससी एसटी जो नॉर्मल एससी एसटी ना, ये डिपार्टमेंटल है ना, एक्स सर्विस में, इनको कितने साल की छूट मिलती है? 5 साल की छूट मिल जाती है। वहीं आप देखोगे जो ओबीसी है ना, कौन से? एनसीएल वाले, याद रखना, नॉन क्रीमी लेयर वाले, इनको 3 साल की छूट मिल जाती है। सर क्रीमी लेयर कहाँ जाता है? वो इसी में आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओबीसी क्रीमी लेयर, वो जनरल की तरह ही ट्रीट होता है ना, उसको अलग से कुछ नहीं मिलता है। तो ओबीसी एनसीएल को 3 साल का हो गया। ठीक है। अब आप यहीं पे चले जाओ, जो आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं। अब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए जो वहां पे सर्व कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंटल कौन सा कैंडिडेट अप्लाई करेगा भाई? कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये लोग अप्लाई करेंगे वहां पर जो दिल्ली पुलिस में काम कर रहे होंगे। तो उनके लिए कहा गया है कि भैया जो आपको मैक्सिमम एज है आपकी वो 30 साल रहेगी, है ना, जनरल वाले में। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो जाएंगे, यहाँ पे लिख दूंगा कहीं पे, है ना, नीचे बता दूंगा, ना अभी सुन लो, आप क्यों बेफालतू यहाँ पे इतना सारा गोदे, है ना। तो देखिए, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में जो जनरल वाले हैं उनको मिलेगी 30 साल, जो ओबीसी के हैं उनको 33 साल, और जो एससी एसटी के उनको 35 साल। इस तरह से चलता चला जाएगा, है ना। अब यहीं पे आ जाओ, जो विडोज हैं, है ना, विडोज जो है उनके लिए 35 साल रखी गई है ना, जनरल की हैं अगर वो तो। और अगर यही वो एससी एसटी से आते तो उनके लिए 40 साल रखी गई है। इस तरह से पूरा बंटवारा किया गया हुआ है। समझ गए आप मेरी बात, एज का? बहुत बढ़िया भैया। फीस जो है वो बहुत नॉर्मल है, वो है 100 रुपए। और ये जो 100 रुपए है, ये सिर्फ लग रहा है किससे, बताता हूँ पहले, तो बताता हूँ कौन कौन के लिए निल है फीस, है ना। निल फीस किसके किसके लिए है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये है एससी के लिए, ये है एसटी के लिए, ये है महिलाओं के लिए, है ना, और एक्स सर्विस मैन के लिए, इनको नहीं देना है। अब इनके अलावा जो बचे, क्या आपको लगता है उनको सबको देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा भैया। तो आप समझ गए होंगे कि भाई ओबीसी, है ना, ओबीसी, क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, सबको 100 रुपए देने हैं। ठीक है ना। महिलाएं तो किसी भी कैटेगरी की हो, वो सबके लिए फ्री है, आप ध्यान रखना, उनके लिए नील फीस को कुछ भी नहीं देना है। ठीक है। तो 100 रुपए देना है जनरल वालों को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को, ओबीसी वालों को देना है। यही लोग बचे, और तो कुछ बचा नहीं था, खत्म कहानी। एक्स सर्विसमैन को लिए तो बिल्कुल छूट है भैया। ये सारी पूरी की पूरी कहानी है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना वो 4 मार्च से शुरू हो चुकी है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, 4 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। और कब तक जाएगी? 28 मार्च तक ये जाएगी।
है ना। लेकिन जो ऑनलाइन फीस जमा करने की डेट है ना, उसको एक दिन और एक्स्ट्रा कर दिया उन्होंने। मतलब देखो, एप्लीकेशन आपको पहले भरना है, पेमेंट बाद में हो जाएगी, है ना। लेकिन पेमेंट की लास्ट डेट वो 29 मार्च है। 28 मार्च आपकी एप्लीकेशन को भर देने की है। मतलब ये मत सोचना कि 29 मार्च लास्ट डेट है पेमेंट करने की, तो उसी दिन आप एप्लीकेशन ही भर सकते हो। एप्लीकेशन तो 28 मार्च है, खत्म कहानी। 29 मार्च को आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब एक दिन और दे दिया कि पेमेंट अगर किसी की छुट्टी तो वो कर ले। अब मान लो भैया कि आपने फॉर्म अच्छे से नहीं भरा, कोई करेक्शन चाहिए आपको, दिक्कत हो गई है, तो इसका जो विंडो है ना वो भी ओपन होगा। वो 30 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक चलेगा। 30 मार्च और 31 मार्च तक चलेगा, है ना। कुछ छोटी सी फीस लगेगी, 200 रुपये लगता है। तो फिर लेकिन दोबारा अगर गलती हो जाती है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर 500 रुपये लगेगा आपका, है ना। इसलिए भैया गलती ना करें, एक बार में अच्छे से भरें, इस चीज को अच्छे से समझें, है ना। चलिए, तो अब नीचे की तरफ चलते हैं, है ना। अब फिर मैं आपको प्रोसेस भी बता दूंगा। जैसे ये देखो जरा, डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो शुरू हो रही है 4 मार्च से और 28 मार्च तक जाएगी। देखो जरा ध्यान से, है ना। लास्ट डेट उन्होंने साफ साफ बता दी एप्लीकेशन की 28 मार्च है। लेकिन जो ऑनलाइन फी पेमेंट की है वो 29 मार्च तक की है ना। तो पेमेंट एक दिन और बढ़ा दिया। वही करेक्शन वाला विंडो देखो, साफ साफ लिखा है 30 मार्च से लेकर 31 मार्च तक रहेगा, है ना। और आपका भैया साफ साफ बता दिया, जो पेपर होना है वो उन्होंने शेड्यूल कर दिया है। जो पेपर है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। और अब इसमें भी बहुत सारी चीजें, जैसे क्या है ना, आपका जो प्रोसेस है पेपर का, ये पहले करवाएंगे पेपर वन, ठीक है। इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। मैं सिलेबस भी दिखा दूंगा अभी आपको। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इसको आपको पार करना पड़ेगा भाई। जैसे ही आप इसको पार करेंगे ना, तब आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक। अब फिजिकल एफिशिएंसी, अब देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या आता है, इसमें हाइट और चेस्ट वगैरह नापते हैं, वजन नाप लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो नॉर्मल मेल है और जो नॉर्मल, मैं अभी बाकियों की बात नहीं करूंगा, जैसे गोरखा मराठा हो जाएंगे, है ना। मेल और ये फीमेल। देखिए, नॉर्मल मेल के लिए जो हाइट मांगी है उन्होंने, है ना, वो 170 है। और वहीं जो नॉर्मल फीमेल है, जो किसी कैटेगरी में है, जनरल वाले जिनकी सीधे बात कर रहा हूँ, 157 सेंटीमीटर मांग ली है ना। महिलाओं में चेस्ट को नहीं देखा जाता, लेकिन इनके में चेस्ट को देखा जाएगा, है ना। चेस्ट बिना फुलाए 80, और फुलाने के बाद भैया जो एक्सपांड हो सके, सांस भरी और फूले कहाँ तक, 50 सेंटीमीटर। और ये महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे गोरखा वाले आ जाएंगे, मराठा जो हो जाएंगे अपने, है ना, डोंगरा, ये सब जो हिली एरियाज वाले जो हो जाते हैं, ठीक है ना, इन सब के लिए छूट मिल जाती है। 162.5 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर। मैं अभी हाइट बता दूंगा, आप चिंता मत करिए। अभी तो मैंने सिर्फ नॉर्मल लुक की बात करी है, कि जो किसी कैटेगरी में नहीं आते, कोई रिजर्वेशन फॉलो नहीं करते, उनके लिए ये कहानी थी पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाइट चेस्ट, ये किसमें आता है, ये आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसको कहते हैं, जब आपकी हाइट चेस्ट और वेट का मतलब होता है, ठीक है। अब वही पीईटी का मतलब क्या होता है, पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी। तो ये आपकी एफिशिएंसी देखेंगे ना, कि आप कितने कारगर हो। तो भैया इसमें इन्होंने बहुत सारे इवेंट रखे हैं, जैसे 100 मीटर की दौड़ रखी हुई है ना। अब इसमें टाइमिंग अलग अलग है। जैसे 100 मीटर जो है, पुरुषों को अगर आप देखोगे तो उनको 16 सेकंड में दौड़ने के लिए कह दिया, महिलाओं को बोला 18 सेकंड में आपको इसे करके दिखाना पड़ेगा, तो उनको थोड़े से बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 100 मीटर की दौड़ नहीं है। इसके बाद देखो, मतलब इसमें कहाँ लिख दूं, यही लिख देता हूँ। देखो, पहले होगी 100 मीटर की दौड़, ठीक है ना। ये एक पहला इवेंट हो गया। दूसरा होगा 1.6 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, है ना। कुछ मिनट दे दिए जाएंगे इसमें, कि भाई इतने मिनट में आपको इसे दौड़ के खत्म कर देना है ना। फिर आ जाएगा आपका लॉन्ग जंप, जो कि 3.65 मीटर तक आपको कूदना पड़ेगा, है ना। इतना लॉन्ग जंप हो जाएगा। ऐसे ही हाई जंप आ जाएगा, जो कि आपका कितना रहेगा, 1.2 मीटर के आसपास का है, ठीक है। अब देखो 1.2 मीटर, और इसके बाद, है ना, ये करीब करीब आपसे 16 एलबीएस। अब 16 एलबीएस क्या होता है सर, एलबी का मतलब, एलबी जो है ना, ये पाउंड की यूनिट होती है। अब ये तो वजन हो जाएगा, है ना। डिस्क फेंकवाएंगे, वो डिस्क थ्रो करवाएंगे आपसे, तो वो 16 एलबीएस की है ना। तो ये पाउंड है। पाउंड को अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे, तो ये करीब करीब 7.25 केजी आता है ना। तो मतलब 7.5 किलो से भी कम का वजन रहेगा उस डिस्क का, उसको आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज हो जाएगी, ठीक है। तीन तीन चांस मिलेंगे, इन सबके तीन तीन चांस मिलेंगे। महिलाओं को एलबीएस नहीं फेंकना है, डिस्क नहीं फेंकनी है, उनको सिर्फ ये जरूर करवाया जाएगा 100 मीटर, 1.6 किलोमीटर, 3.65 मीटर और 1.2 मीटर। अच्छा, याद रखिए, ये जो हाइट, चेस्ट और आपका वजन, और ये जो दौड़ भाग जितनी हो रही है, ये उछल कूद, ये दोनों चीजें ना क्वालिफाइंग नेचर की है, क्वालिफाइंग नेचर की है, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है, पीईटी या पीएसटी में सिर्फ वही लोग जाएंगे जो पेपर वन निकाल लेंगे। 200 मार्क्स का, 200, ये सब 2 घंटे का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी भैया, 1/4 मार्क्स कटेंगे, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो देखो, जो लोग पेपर वन क्वालिफाई कर लेंगे ना, उनको बुलाया जाएगा पीएसटी और पीईटी के लिए।
अब इसके तो कोई नंबर नहीं है पीएसटी पीएटी के, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। एक्स सर्विसमैन के लिए मैं यहाँ पे जरूर बता दूं, ये एक्स सर्विसमैन को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो उसको करना पड़ेगा, उसको रिटर्न भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन उसको पीईटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्स सर्विसमैन है भाई, हमें मालूम फिट बंदे रहे हैं हमेशा, तभी तो एक्स सर्विसमैन कहला रहे हो, है ना। तो फिजिकल एफिशिएंसी यहाँ दौड़ भाग उछल कूद उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाइट चेस्ट उनकी जरूर नपेगी और उन्हें पार भी करना पड़ेगा। ठीक है सर, क्या यहाँ पे खत्म हो जाएगा? नहीं, अब देखो जो पेपर 1 निकालेगा वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी में जाएगा, और जो इसको क्वालिफाई कर लेगा अब वो जाएगा भैया पेपर 2 में। ये इंग्लिश का पेपर है पूरा का पूरा, है ना। इसमें वो कैब वगैरह आपको कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ दे देंगे, वो सब करना है, ये सब रहता है ना। और ये भी 200 मार्क्स का है ना। और आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी, और ये भी 2 घंटे का होगा। तो देखो जो पेपर 1 निकालेगा वो यहाँ जाएगा, जो इसको क्वालिफाई कर लेगा वो पेपर 2 देने जाएगा, और जो पेपर 2 भी क्वालिफाई कर लेगा उसको फिर आखिरी में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, उनके सर्जन और उनके जो भी रहेंगे, है ना, वो लोग उसको देखेंगे, है ना। ये आपको समझ में आ गया, तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, समझ गए ना। तो मैंने कहा पेपर 2 सिर्फ इंग्लिश का पेपर है, वो पूरा का पूरा। पेपर 1 में आपके रहेगा जैसे जनरल इंटेलिजेंस, जीके हो गया आपका, है ना, आपका इंग्लिश का हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मैथ्स का, खत्म कहानी, इतनी सी चीजें रहेंगी भैया, है ना। तो वहां पर भी ऊंचा, यहाँ पर भी, तो सिलेबस तो भी आप देख लोगे। पेपर की डेट याद रख लो, 9, 10, 13 मई को ये पेपर होना है, तो भैया उस हिसाब से तैयारी अपनी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। और बाकी डिटेल में अभी नीचे बता रहा हूँ आपको, यानी मोटा मोटा मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, इसके बाद तो आपको किसी को सुनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो एप्लीकेशन वगैरह आ जाते हैं, है ना। अब डिटेल अगर जाननी होगी भाई, जैसे कितनी कितनी पोस्ट किसमें क्या है, तो देखो जो मैंने अभी आपसे डिपार्टमेंटल वाली बात कही थी वो सब यहाँ पे प्रमाण के साथ तो मौजूद है भैया, है ना। कि जो स्टाफ से एसएससी जो है वो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करवाएगी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, दिल्ली आर्म्ड फोर्स और ये सब दिल्ली पुलिस के लिए, सबके लिए। तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अमंग्स कांस्टेबल, जैसे हेड कांस्टेबल जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आते हैं दिल्ली पुलिस में, है ना। और 3 साल उन्होंने सर्विस अगर कर ली है, देखो कंडीशन ये है कि उन्होंने 3 साल सर्विस कर रखी हो, है ना। मतलब इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 3 साल की अगर आपकी सर्विस हो गई है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी उम्र 30 साल है, अगर वो जनरल के हैं तो ओबीसी के तो 33 साल चल जाएगी, 33 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और SC ST वाले तो 35 साल उम्र चल जाएगी, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। और चाहे तो डिपार्टमेंटल से भरें, और चाहे तो ये लोग इसे ओपन भी भर सकते हैं, है ना। फिलिंग अप ऑफ ओपन एंड डिपार्टमेंटल ऑफ इतना एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस, द डिटेल्स आर दिस वन, समझ गए ना। ओपन भी भर सकते हो, डिपार्टमेंटल भी भर सकते हो, ठीक है। अब देखो, तो ये तो मैंने आपको बताया, देखो सब कुछ सेम है, चाहे आप सीएपीएफ के लिए भरो, चाहे आप दिल्ली पुलिस के लिए भरो, ठीक है। सैलरी वगैरह सब सेम है, बस फर्क ये पड़ जाता है सीएपीएफ में ना, ये इसे ग्रुप बी की जॉब कहते हैं, और यहीं आपके जो दिल्ली पुलिस वाले हैं ये इसे ग्रुप सी की जॉब कहते हैं। सैलरी आप देखोगे दोनों की सेम है ना, ये बात ध्यान रखनी है। अब आ जाइए भैया, ये रहा जो आपको जानना है। देखिए यहाँ पर ना ये चार्ट मैं पढ़ के नहीं जाने वाला, क्योंकि आपको मालूम बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। और देखिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे आपको देखना है क्या कि रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व हो गई, ओबीसी, SC ST EWS, ये सब आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए पढ़ने जाना है अपन, पहले तो ध्यान से रख लो, मेल और सब इंस्पेक्टर कहाँ का, दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो मेल के लिए टेबल है, ऐसे फीमेल के लिए छोटा सा टेबल ये रहा, ठीक है ना। तो फीमेल के लिए मैंने बताया था 61 पोस्ट है टोटल दिल्ली पुलिस में एसआई की, उसमें जनरल के लिए कितनी, ओबीसी के लिए कितनी, SC के लिए कितनी, ST के लिए कितनी, और EWS के लिए कितनी। तो अपनी कैटेगरी देख करके आप आराम से संतुष्ट हो सकते हैं, भरिए इस फॉर्म को, ठीक है। अब मेल के लिए बात करें तो इसमें देखिए, ओपन के लिए ये हो गया, ये मेल के लिए एक्स सर्विसमैन, स्पेशल कैटेगरी एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए जनरल में सिर्फ 5 ही है, ओबीसी में सिर्फ 3 है, ST में 2 है, ST में 1, और EWS में 1 है। तो ऐसे करके टोटल 12 पोस्ट है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। ओपन कितनी है, 101 है, 125 में से बता रहे हैं अपन, है ना, 125 में से 101 सबके लिए है ना। एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 7 है, डिटेल जो स्पेशल कैटेगरी एक्स सर्विसमैन उनके लिए 5 है, डिपार्टमेंटल के लिए 12 है। डिपार्टमेंटल वाले, ओपन वाले, है ना, एक्स सर्विसमैन वाले अपने अपना देख लेंगे। और भैया यहाँ पर उसका डिटेल दिया हुआ है कि जनरल, SC ST कितना, कौन कौन सा कहाँ कहाँ कैसा है, समझ गया मेरी बात। थोड़ा सा रुक करके अच्छे से पहले देखना, उसके बाद आइए भैया सीएपीएफ, मैंने आपसे कहा था, देखो इसमें बीएसएफ आती है, सीआईएसएफ आती है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। सीएपीएफ का यही मतलब होता है ना, तो ये सब आप तो सभी जानते हैं, सारे के सारे हमारे फोर्स भी, ये सब हमारी रक्षा पे तैनात रहते हैं। अब इसमें देखो कितना अच्छा है ये डाटा पूरा का पूरा, इसमें मेल फीमेल ये लिखा हुआ है। अब देखो मतलब जैसे मान लो बीएसएफ में किसी को जानना है कि फीमेल की टोटल संख्या कितनी है, टोटल आपको दिख जाएगी, यहाँ देखो जरा 45, टोटल 45 बीएसएफ में जा रही है। सीआईएसएफ में टोटल 160 महिलाओं की जरूरत है। सीआरपीएफ में टोटल 59 यानी 60 के आसपास की जरूरत है। आईटीबीपी में टोटल 41 महिलाओं की आवश्यकता है। एसएसबी में टोटल 3 महिलाओं की आवश्यकता है। इस तरह से देखोगे आप टोटल महिलाएं जो है वो आ रही है 308।
और टोटल पुरुष जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3693, और इन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएंगे 4001। समझ गए? सर इसमें एक्स सर्विसमैन बीएसएफ वगैरह में, तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो जरा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है ना। टोटल एक्स सर्विसमैन की जो पोस्ट है वो 401 हो जाएंगी, है ना। तो इस तरह से पूरा मामला बटा हुआ है। नहीं, अब आपको कैटेगरी वाइज देखना है कि भाई फीमेल को जैसे ये जानना है कि मेरी सीआईएसएफ में मैं जनरल कैटेगरी से मेरी कितनी, तो यहाँ देखो जरा, ये जनरल कैटेगरी है, आप सीआईएसएफ फीमेल, ये देखो 65 आपके लिए पोस्ट है ना टोटल। तो अपनी कैटेगरी, ओबीसी वाले को जानना तो उसके लिए 43 पोस्ट है, एससी वाले को 24 पोस्ट है, ये हो गया एसटी वाला। अब मान लो रैंडम लेते हैं भाई, आईटीबीपी में अपने को जानना है ओबीसी के फीमेल की कितनी, तो आईटीबीपी ये रही, और ये ओबीसी है, ओबीसी का कॉलम ये रहा, फीमेल का जानना है तो ये रहा, देखो जरा 15 पोस्ट है। समझ गए? अब आपको जो भी जानना है आप यहाँ टेबल से देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब एक्स सर्विसमैन क्या है कि देखिए, एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है, जितना भी कोटा है, उस एक्स सर्विसमैन का अपना एक कोटा रिजर्व है पूरा का पूरा, उसमें से 50% जो कोटा है वो मिल रहा है ऐसे लोगों को जिन्होंने एनएसजी में सर्व किया है, जिन्होंने क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर के रूप में, कमांडो के रूप में काम किया हुआ है, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर रहे हैं, उनको 50% कोटा मिलेगा, है ना। जितना, जैसे मान लीजिए एक्स सर्विसमैन के लिए अगर टोटल 25 सीटें हैं, तो 50% मतलब 25 का भी अब 12.5 नहीं होगा, 12-13 कर देंगे, है ना। मैंने आंकड़ा ही गलत ले लिया, मान लो 26 पोस्ट है, 50% अगर अपन करते हैं इसके तो कितना हो गया 13, तो 13 पोस्ट किसके लिए रिजर्व रहेंगी, उन लोग, उन एक्स सर्विसमैन के लिए जो एनएसजी रहे, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर रहे, है ना, नेवी और एयरफोर्स में रहे। और आपको मालूम है ना, जितने भी एक्स सर्विसमैन है उनको किसी को भी पीईटी नहीं देना है, यानी पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इनको देने की आवश्यकता नहीं है, और फीस तो आपको वैसे भी नहीं देनी है साहब। लेकिन आपको याद रखना है, मेडिकल एग्जामिनेशन निकालना पड़ेगा, रिटर्न निकालना पड़ेगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको पास होना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एज क्राइटेरिया, जिनको, जो नॉर्मल लोग हैं जिनको जैसे 20 से 25 मैंने बताई ना, तो अब कई बार होता है कि मैं डेट ऑफ बर्थ में समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं 20 में आ रहा हूँ, मैं 19 में आ रहा हूँ, मैं हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो आपको क्या करना है, इसीलिए डेट दी जाती है ना, तो यहाँ पर ना अपनी सीधे डेट ऑफ बर्थ रखो, ये जो जोन है इतने में, देख रहा है। मतलब आप ये देख लो कि 2 अगस्त 1999 से आप पहले के नहीं होने चाहिए। पहले का मतलब क्या होता है सर, मतलब जैसे 1-2, है ना, 1-8, सॉरी 1-8-1999, अब इस दिन पैदा हुआ तो मतलब एलिजिबल नहीं हो, साफ बात है। अब भले तुम 20 के लग रहे हो, कुछ तुमको लगने से मतलब नहीं है, इसके एज के कैलकुलेटर के बीच में आप आने चाहिए, ठीक है। अब ये कहां तक जा रहा है, 1 अगस्त 2004 तक जा रहा है। अब मान लो कोई जनरल वाला चेक करना चाहता है कि सर मैं 2 अगस्त 2004 को पैदा हुआ था, क्या मैं एलिजिबल हूं? नहीं हो भाई, 1 अगस्त तक ही एलिजिबल है। 1 अगस्त को अगर पैदा हुए भर सकते हो, 1 अगस्त के बाद हुए हो नहीं भर सकते, 1 अगस्त 2004 के अंदर हो भर सकते हो। दो, अब देखो 1999 यहाँ पर है, तो 1 अगस्त 1999 कोई पैदा हुए तो भी नहीं भर सकते आप, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। रिलैक्सेशन जिनको मिला है वो 3 साल 4 साल वो जोड़ करके चलेंगे, ये जनरल के लिए होता है, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, है ना। ये सब मैंने एज क्राइटेरिया आपको पूरा बता दिया, आप चिंता मत करें। अब आ जाइए सीधे सिलेबस वगैरह देखना है अपने को, तो हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बताया नहीं भाई, बैचलर डिग्री चल जाएगी, बैचलर डिग्री कोई भी हो, सब भर सकते हैं उसको, ठीक है ना। ओपन वाले इग्नू से जो पढ़े हैं वो लोग भी भर सकते हैं, कई बार ये भी मेरे से कुछ लोग डाउट पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया था, तो जरा पूरी पीडीएफ मैंने पढ़ ली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर छिपी हुई है, ध्यान ध्यान देख लो, ड्राइविंग लाइसेंस का कुछ कहा है इन्होंने। इनने कहा भी अगर आपको दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना है, इसमें जो लिखा है ना इस पैराग्राफ में, मैं वो बस समझाता हूँ। देखो इनने ये कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस में, खासतौर पर मेल, सिर्फ सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ओनली, ध्यान रखना, फीमेल के लिए नहीं है नियम। दिल्ली पुलिस में अगर जितने भी मेल हैं वो बहुत ध्यान सुने, अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए भर रहे हैं तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आपको ये नहीं फॉर्म भरना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। ये नहीं भरना, फिर आप एलिजिबल नहीं रह जाओगे, तो ये कंडीशन इन्होंने जो लगाई है ना। तो फिर आप मतलब एसआई का फॉर्म भर लोगे लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए नहीं भर पाओगे, तो सर फिर किसके लिए, सीएपीएफ जिसकी सबसे ज्यादा पोस्ट है, फिर वहां जाओगे। तो देखो, तो साफ साफ लिखा, हु डू नॉट हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, लेकिन सीएपीएफ के अंदर, यानी कि आईटीबीपी, सीआरपीएफ, है ना, इनमें आप जा सकते हो, दिल्ली पुलिस में नहीं जा सकते। दिल्ली पुलिस के लिए आपको उन्होंने मांग लिया है ना, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए भाई। अप्लाई करने के लिए देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं अप्लाई कैसे करना है ये नहीं बताऊंगा। अप्लाई करने के लिए मैं सही बताता हूँ, हमेशा एक राय देता हूँ, हमेशा ऑनलाइन चले जाओ, वो ज्यादा बेस्ट होता है, बजाय इसके कि खुद से माथा पच्ची करते रहो। कभी कभी फोटो ये नहीं होती, वो नहीं होती, दुनियादारी बहुत सारी चीजें होती है, ये टाइम वेस्ट है। आपको अपना टाइम लगाना है पढ़ने में। कोई बेचारा गरीब 100 रुपये कमा लेगा, वो अमीर है गरीब है मुझे मतलब नहीं है, जो फॉर्म भर रहा है ना, पर आपका काम कर रहा है, मुझे इससे मतलब है। 100 रुपये उसको दे देने में कोई बुराई नहीं है, वैसे ही फीस आपकी कहाँ लग रही है ना। SC ST वाले या जो भी जितने भी लोग मुझे सुनने, जब आपकी फीस ही नहीं लग रही, क्यों अपना दिमाग खराब, अगर आपको आता है तो, अगर आपको ये सब एडजस्ट करना बहुत अच्छे से आता है, टाइम नहीं लगता है, आधे घंटे में आप फॉर्म भर लेते तो अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो प्लीज ये नहीं करना कि यूट्यूब में पहले सर्च मारा,
अरे कि फॉर्म कैसे भरता, हाउ टू फिल द फॉर्म, ये मूर्खता होती है साहब, ये मूर्खता होती है। हाउ टू फिल द फॉर्म कौन सर्च मारता है साहब? जब सामने बेचारे वो कर रहे हैं, रोजगार है, तो भाई जाओ ना उनके पास, जाओ ना, बेचारे को 50-100 रुपए दे दो, खत्म कर दो कहानी, है ना। टाइम बचाइए, पैसे से ज्यादा अहमियत आपके टाइम की है। टाइम ही तो पैसा लाता है, तो बड़े 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 बिल गेट्स वगैरह सब यही तो कह के गए, ठीक है ना। आपको टाइम का मोल समझना पड़ेगा कि कहाँ उसे ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता, और कहाँ नहीं, जब आप तैयारी के जोन में हो तब, है ना। अभी आपको बिल्कुल ये जानने की जरूरत नहीं कि फॉर्म कैसे भरा जाता है ना, वो सामने वाला भर देगा। अभी आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि फॉर्म तो मैं भर दूंगा, चलो जैसे ही भरेंगे, तैयारी कैसे होगी, है ना। आपका दिमाग सिलेबस पर हो, सिलेबस की कंप्लीशंस पर हो, इसको यूट्यूब पे सर्च मारो तो अच्छा भी लगेगा। फॉर्म, हाउ टू फिल फॉर्म सर्च मार दिया, फिर थोड़ी देर में देखोगे हाउ टू रिसाइज दी फोटोग्राफ, है ना, हाउ टू रिसाइज दी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो भी तो अपलोड करने पड़ जाएंगे वहां पर। तो ऐसी चीजें नहीं करें आप प्लीज, मेरी आपसे बिल्कुल अनुरोध है ना। फोटो भैया जो नई मांगी नई वाली रखे। फीस वगैरह मैंने आपको सब बता दी थी, इसकी भी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। करेक्शन वगैरह की भी फीस मैंने आपको बता दी है, इसको भी आपको दे। रीजन देख लीजिए, अच्छा यहाँ पर ठीक है, हाँ रीजन तो सही है। अब ये जैसे मान लीजिए बिहार उत्तर प्रदेश वाले अगर आप हैं, तो भैया आप सेंट्रल रीजन में आ जाते, तो अपना आप सेंटर कोड यहाँ से लिखा हुआ है, इसको भी माथा पच्ची मत करना है, सब फॉर्म में अपने आप आता है। ठीक है, तो रीजन अलग अलग है। जैसे भाई मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो मेरे लिए जो रीजन पड़ेगा वो मध्य प्रदेश MPR रीजन पड़ जाएगा, है ना। अब इसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों आते हैं, दोनों के लिए एक ही रीजन है, ठीक है। आपको 3 सेंटर देने हैं कोई भी, और 3 सेंटर ऐसे देना, पहली प्रेफरेंस के हिसाब से ही मिलेगा सारा कुछ, याद रखना, गलती मत कर देना। तो भाई बाकी मैंने स्कीम एग्जाम की बताई दी थी। पेपर 1 होगा, PST PET दोनों होंगे, पेपर 2 होगा, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये रहा भैया, ये देख लो। पेपर 1 में क्या क्या है, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी रीजनिंग के हो जाएंगे, जनरल अवेयरनेस GK के क्वेश्चन हो जाएंगे। और देखो सारे क्वेश्चन 50-50 ही हैं सबके, और 50-50 नंबर के ही हैं, इसलिए मैंने कहा 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे मिलेंगे आपको। और ये मैथ्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया, ठीक है। फिर इसके बीच में ये जब ये आप निकाल लोगे, है ना, इसके क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखे हैं, चिंता मत करिए, मैं बताऊंगा अभी क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। इसको जब आप क्वालिफाई कर लोगे ना, तो पेपर 2 नहीं होगा, पहले बीच में पहले क्या आएगा, PST होगा और PET होगा, है ना। ये क्वालिफाइंग नेचर का सब कोई नंबर नहीं है। इसको जब आप क्वालिफाई कर लोगे, तब आप पेपर 2 में जाओगे, जो पूरी तरीके से इंग्लिश का पेपर है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 2 घंटे इसके लिए भी मिलेंगे। अब सोच लो जरा आप। अच्छा, दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव ही होंगे ना, ये मत सोचना कोई डिस्क्रिप्टिव है, ये वाला भी ऑब्जेक्टिव है जो दोनों पेपर हो रहे हैं, और नीचे वाला भी ऑब्जेक्टिव है। और माइनस मार्किंग है इसमें, 1/4 मार्क्स कटेंगे आपके, यानी 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका विशेष ध्यान रखें आप सभी के सभी। एनसीसी सर्टिफिकेट्स वालों को भैया एडिशनल मार्क्स मिल रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। तो अगर किसी के पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है, तो 10 मार्क्स उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। B है तो 6 मार्क्स, और A है तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये ना उनके लिए है। ठीक है, ये भैया सिलेबस है। देखो पेपर 1 जो है ना, उसमें जो जनरल इंटेलिजेंस है पहला, जिसके 50 क्वेश्चन आने हैं, है ना, और 50 मार्क्स के हैं, तो उसके लिए ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ये सब पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से वहां तक, PDF तो आपको मिल ही रही है वैसे भी, ठीक है ना। तो ये सब देख लो भाई क्या क्या आ रहा है इसमें, है ना। पंच ढोल ड्राइंग, ये सब बहुत सारी चीजें हैं भैया। एक एक को ना सर्च मार मार के खत्म करो, तब जाके बनेगा। पुराने पेपर देखो, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के ये सारे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ये तो कभी मत पढ़ो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, समझ गया। सीधे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 1 साल का कवर करना है आपको, पूरा का पूरा। और उसकी प्रैक्टिस भी करिए, कोई क्वेश्चन शीट भी लगाइए, तो थोड़ा सा पता चलेगा। कोई ऐप होगा, कुछ होगा, कहीं से भी करो करो, बस पास हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये भी मत पढ़ने जाना, बस टॉपिक देख लो कि रेक्टेंगल सिंगल सब सब तो है यहाँ पे यार, क्या सब उनका जो, ऐसा नहीं लगता जैसे आपको ये कहीं से कट कॉपी पेस्ट और चिपका दिया बिल्कुल। तो ये तो हर जगह वही है ना, क्यों पढ़ना उसको, वेस्ट ऑफ टाइम है, सब पढ़ो जा करके। इंग्लिश अभी आप समझिए, पेपर 2 में इंग्लिश होनी है, उसमें भी वोकेबलरी, वोकेबलरी कह रहा हूँ, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम सेंटोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस एंड आइडियोमेटिक है, और यूज ऑफ वर्ड्स कॉम्प्रहेंशन, ये सब आ जाएगा, ठीक है। समझ गया मेरी बात आप। और PST PET ये तो आपने समझ लिया था भाई। ये रहा भाई, देखो मैं हाइट बोल रहा था। देखो नॉर्मल बीइंग जो है, मेल कैंडिडेट के लिए 170 है ना, बिना फुलाए 80, फुलाने के बाद 85 छाती। और ऐसी महिलाएं जो किसी आरक्षण में नहीं आती, सिर्फ जनरल कैटेगरी की, उनके लिए हाइट बस है 157 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, जो हिली एरियाज में आते हैं, कहाँ कहाँ के, जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, है ना, डोगराज, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख वाले, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ सिक्किम से अगर आप आए हो, तो आपको भैया इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए, लेकिन छाती उतनी चाहिए, फुलाए भी ना फुलाए, है ना। अब जितने भी ST वाले अपने बंदे हैं, वो उनके लिए हाइट रख दी 162.5, और बिना फुलाए छाती इतनी, फुलाने के बाद इतनी, है ना। महिलाओं की बात कर लें, तो महिलाओं के लिए तो आपने सुन लिया, जो जनरल वाले हैं उनके लिए। अब ऐसी फीमेल कैंडिडेट, अब देखो ध्यान सुनो, इसमें सिर्फ जनरल की बात नहीं है ना, जो इस कैटेगरी में नहीं आए ना, तो साफ साफ लिखा फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड। अब कई बोलते हैं सर OBC के लिए कितने, वो OBC के लिए इतनी है भाई,
है ना, ओबीसी वालों के लिए इतनी है। अगर जब तक आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो ना, जैसे मान लो जब तक आप एसटी की फीमेल नहीं हो, जब तक आप हिमाचल प्रदेश गोरखा में इन सब में नहीं आ रहे हो, मराठास में नहीं आ रहे हो, डोगरास में नहीं आ रहे हो, है ना, तब तक आप समझ जाओ आपके लिए हाइट 157 ही है। और अगर इनमें आ रहे हो तो फिर आपकी ये हाइट हो जाएगी। अब जैसे मैं बोलता हूँ ओबीसी एनसीएल वाले कहाँ चले गए, तो आपको कई कैटेगरी यहाँ दिख रही है, यहाँ ओबीसी एनसीएल लिखा नहीं, लिखा ना मतलब आपके लिए इतनी हाइट हो जाएगी। अगर आप ऐसे ओबीसी हो जो गढ़वाल से आते तो आपके लिए हाइट इतनी हो जाएगी। समझ गए? नहीं समझे, है ना? या फिर आप ऐसे फीमेल हो, मान लो आप जनरल से ही हो, लेकिन अब आप आते हो कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से आते हो, तब भी आपके लिए इतना है। तो आप ओबीसी से तब भी इतना है, और जनरल और हिमाचल प्रदेश से तब भी इतना ही। यही इसकी कहानी। एसटी से अगर आप महिलाएं हैं, है ना, तो 154 हो जाएगी आपकी हाइट, है ना। ये इतना तो फर्क पड़ता है। अब ये आ जाओ भैया, क्या क्या मैंने कहा था, देखो मैंने कहा था ना मेल कैंडिडेट, और नीचे आपको दिखेगा फीमेल कैंडिडेट। तो देखो मेल को भैया 100 मीटर दौड़ा रहे हैं 16 सेकंड में, वहीं फीमेल को दौड़ा रहे हैं 100 मीटर आपके 18 सेकंड में, 2 सेकंड एक्स्ट्रा हो गया। 1.6 किलोमीटर इन्हें 6.5 मिनट में दौड़ना है, तो आपको 1.6 किलोमीटर नहीं है, आपको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा 4 मिनट के अंदर। और ये कम नहीं होता ना, दिमाग खराब हो जाता, फेफड़े निकलने को आते हैं भैया। लॉन्ग जंप जो है वो 3.65 मीटर की करनी है लड़कों को, और लॉन्ग जंप लड़कियों की होगी 2.7 मीटर। तो ना लॉन्ग जंप है भाई, ठीक है। एक होता है अपना हाई जंप, है ना। तो हाई मतलब कितना ऊंचा, लॉन्ग मतलब डिस्टेंस, तो दौड़ के कूदने वाली बात है ना। तो ये तीन तीन चांस मिलेंगे सबको, तो एक कोई बेस्ट जिसमें आप पार कर लो वही अच्छा है। हाई जंप 1.2 मीटर है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 0.9 है, ठीक है। ये लड़कियों के लिए इतने में समाप्त हो जाता है, इतना ही होगा। लड़कों के लिए एक और चीज हो जाती है, वो शॉर्ट पुट है, जो मैंने बताया था 16 LBS की है। इसे 4.5 मीटर तक इन्हें फेंकना होगा, है ना। मैंने बता दिया था केजी में 7.25 kg हो जाएगा, है ना। एलबीएस किसकी यूनिट होती है भाई, अब तो तुम जीके जीएस सब जानते हो, तो याद रखना ये पाउंड की यूनिट होती है। पाउंड एक वजन नापने का तरीका, जैसे बिग शो को अपन देखते थे 500 पाउंड। 500 पाउंड मतलब 500 kg नहीं है, कम रहेगा, 314 के आसपास आता है कुछ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। बाकी सब क्वालिफाइंग है क्या है मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो उसके लिए आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। मेडिकल वगैरह होगा आपका। अच्छा, आंखें वगैरह मेडिकल में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाँ, इनने साफ साफ बोला नॉकनी नहीं होनी चाहिए, घुटना नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं घुटना है अपने में घुटना मारे ले रहा है, टूट फूट रहा है ना। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। टैटू वगैरह जो भैया देखो सीधे हाथ में बिल्कुल मना किया हुआ है, उल्टे हाथ में हो सकता है, लेकिन उसका साइज छोटा होना चाहिए, है ना। और कभी भी एल्बो के इस तरह, यहाँ देखो जरा, एल्बो के ना ये एल्बो क्या नाम है, ये जो अपना हाथ है ना, इसके इस तरफ होना चाहिए, है ना, अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। क्यों? इसका मतलब ये है क्या है कि सल्यूट, इनका कहना है कि सल्यूट अपन मारते सीधे हाथ से, तो इधर तो सीधे हाथ में तो अलाउड है ही नहीं। सीधे अगर हाथ में आपने टैटू बनाया तो दिक्कत है, फिर आप फिर इससे नहीं भर सकते। आंखों की मैं बात करूं, देखो एक तो होता है पास का देखना, एक होता है दूर का देखना। तो इन्होंने कहा जो पास का देखने वाली जो आंख है वो N6 अगर है तो बेहतर है, अगर N9 आ रही है तो फिर खराब है। देखो लिखा ना, N6 है तो बेहतर है, N9 है तो बेकार है, ठीक है। ये पास का हो गया, इनका मतलब नियर है। और ये जो 6 लिखा है इसका मतलब साइज होता है, कि पास में आप जो शब्द है वो 6 की साइज वाले आप आराम से देख सको। तो अगर देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हो तो दिक्कत है, ठीक है। और ऐसे सर दूर का भी तो देखेंगे, दूर में बेटा इन्होंने बोला 6x6 बेटर है, 6x9 बेटर नहीं होता, ठीक है। इतनी सारी कुछ छोटी छोटी बातें इन्होंने बता के रखी हैं। अच्छा, जो फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, आप देखो यहाँ पर भी एक रोड़ा है भाई, ऐसा नहीं जैसे मान लो आप फाइनली सिलेक्शन हो गया, आपका पूरा हो गया, सब आपने कर लिया, तो आपको ना 7 ऑब्स्टिकल इवेंट करवाए जाएंगे जिसको आपको पास करना पड़ेगा। नहीं हुआ तो भैया आपको फोर्स में नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। अब वो कौन कौन से, जैसे जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड रहेगा, उसके ऊपर से कूद जाओ, रस्सी को पकड़ो, है ना, होल्डिंग द रोप ऑन जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, है ना। तो देखो पहले तो वर्टिकल बोर्ड से करा दिया, फिर बोर्ड से आपको भाई एक मतलब दौड़ के रस्सी पकड़ लेना है, टार्जन जैसे स्विंग करना है। और जंपिंग ऑन हॉरिजॉन्टल बोर्ड, भाई कहीं से आए और किसी हॉरिजॉन्टल बोर्ड में कहीं रखा होगा उस पर जाकर के कूदना है। फिर ना पैरल रोप होती है, जो 2 रोप होती है ना, उसको एक एक ऐसे से पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ेगा, है ना। मंकी क्रॉल होता है, आपने मंकी को क्रॉल करते देखा हुआ है, ऐसे गोल गोल गुलाटी मारता, गुलाटी, गुलाटी ही बोलते हैं उसको। वर्टिकल रोप रहेगी, एक सिंगल रोप भी चढ़ के दिखानी पड़ेगी। तो इतनी सारी इवेंट आपको करके दिखाना पड़ेगा, याद रखना, इसलिए बहुत फिट रहो भैया, फिटनेस ही सब कुछ है, हैं। तो अब ये नहीं कि तुम फिटनेस करो और रील और वो सब बनाने में लग जाओ, भैया फिटनेस में ध्यान देना बस आपको, बस करो रोज सुबह 2 घंटे निकाल करके कर दी यार, है ना। जिम जाना नहीं है भैया, बॉडी नहीं बनानी है गुरु, यहाँ देख लेना, ये देखो, ये नहीं कि फुलाए और ऐसे ऐसे चल गए वहां से, नहीं ऐसा नहीं करना है। अब आपको बहुत बढ़िया वहां पे जाना है। टैटू वगैरह की जानकारी मैंने आपको दे दी है, तो आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सब क्या क्या लगेगा, आईडी वाईडी, इसके लिए परेशान मत हो, ये तो एडमिट कार्ड की सारी डिटेल है, तो एडमिट कार्ड में तो खुद ही इंस्ट्रक्शन आता है भाई,
ठीक है। अच्छा, प्रेफरेंस देना है, देखो कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट। तो देखो जब पोस्ट आएगा तो अब पोस्ट जरूरी नहीं कि आपके अभी जो फॉर्म भर रहे हो उसमें पूछा जाएगा, हो सकता है ये बाद में कभी पूछा जाए। जैसे मान लो अपने पेपर 1 निकाल लिया, पीटी पीएसटी निकाल ली, पेपर 2 के लिए जा रहे हो तो प्रेफरेंस पूछ लेते हैं, तो प्रेफरेंस कहीं बीच में वापस से भरना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस आप देख लेना भाई, सब इंस्पेक्टर दिल्ली में कोड ऐसा है कि सब इंस्पेक्टर अगर दिल्ली पुलिस में बनना है तो ए कोड है, सब इंस्पेक्टर अगर बीएसएफ में बनना है तो बी कोड है, सीआईएसएफ में बनना है तो सी कोड है, रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ में बनना है तो डी कोड है, आईटीबीपी में ई कोड है, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल में एफ कोड है। तो इनके एक कोड याद रखो, और इस प्रेफरेंस में याद रखना प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी। तो प्रेफरेंस बहुत सोच समझ के भरना, और प्रेफरेंस कैसे भरी जाती है मैं बताता हूँ। आपको देखना है किसमें ज्यादा पोस्ट है, जिसमें ज्यादा पोस्ट होगी उसको प्रेफरेंस सबसे ऊपर दो, क्योंकि कम पोस्ट वाले को अगर आपने प्रेफरेंस ऊपर दे दी और मान लो सिलेक्शन हो गया तो अब उसमें सीट है नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ गए ना? तो फिर ये आपको सेकंड प्रेफरेंस में देखेंगे, इसीलिए हमेशा ना प्रेफरेंस बहुत सोच समझ के ऊपर तक रखनी है आपको ना, जिसमें आपको ज्यादा जाने का मन है, जैसे पोस्ट ज्यादा है उसको पहले ऊपर रखना है, बाकी को नीचे करते चले जाना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कर लेना। बाकी देखिए कुछ भी खास नहीं इसमें, ये मैंने सब देखा हुआ है। हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 1 के तो देख लो जरा ध्यान से अच्छे से। भाई जनरल के लिए 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, किसमें से 200 में से लाने पड़ेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है ना। तो दोनों ही तो 200 200 के है ना, तो आपको पेपर 1 में भी तभी क्वालिफाई माना जाएगा जब आप 200 में से जनरल वाले अगर आप तो 30% मार्क्स ले आए, है ना। अब 200 का आप 30% निकाल सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने निकाल दिया यहाँ पर, तो देखोगे इसको हटा दोगे 60 आ रहा है। ठीक है, 60 नंबर, मतलब इनको 60 नंबर लाने पड़ेंगे। 25% है, ये देखो जरा अभी अपने आप में कितना है, इसको मैंने निकालना सीखा था एक बार। ये 100% अगर ये है तो 50% कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। तो 25% कितना हो जाएगा भाई, 50, 50 नंबर लाने पड़ेंगे जी, 50 हो गया। नहीं समझे? ऐसी है ना पूरा काम, बस बढ़िया है। अब क्या चाहिए फिर? ओके हो गया। अभी 12.5% कर दूंगा तो ये 25 हो जाएगा, इसका भी आधा कर दूंगा तो मैं, है ना। तो बस ठीक है, काफी हो गया। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन तो आपका पेपर 1 पेपर 2 में ही होगा। तो एनसीसी वाले सर्टिफिकेट, एनसीसी वालों को भी आपको मालूम है ना, मार्क्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, और ये सब आपने पढ़ लिया चिंता करो। अब ये जरूर पढ़ लो कि ओनली दोज कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज, अच्छा उन्हीं को डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कहा जाएगा दिल्ली पुलिस का जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो चीज मेंशन की है, याद रखना। मान लो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आप जब भरोगे ना तो आपसे पूछेगा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है कि नहीं है। अब आपने नो बोल दिया तो आपको नहीं समझा जाएगा, और अगर आपने उसमें यस टिक किया है तो आपको समझा जाएगा। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रेफरेंस जरूर दे देना भैया, मत ऐसा करना प्रेफरेंस बाद में चेंज नहीं होगी, और ये सजा वजह दिए चीटिंग करने पर, तो ये सब आपको पढ़ना नहीं है। ये सब जाने दो, बिल्कुल जाने दो, है ना। फोटो वगैरह अब ये पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा तो ये सब वही पूरी कहानी है कि क्या क्या भरना है, ओटीपी आएगी, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड बन जाएगा। हर एग्जाम की यही कहानी है ना, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप यहाँ पे परेशान हो, इसलिए, है ना। ये फॉर्म की पूरी उन्होंने जानकारी दे दी है, तो भैया ये है 58 पन्नों का, जिसको आपको नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पेपर आपको 2 बार रजिस्ट्रेशन होगा, पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाओगे, है ना, फिर सब कुछ भरोगे, फिर एक सर्विस में सेट है। ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स हैं उन्होंने जो दिए हैं आपको समझने के लिए। मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, आप आराम से बैठ के तो समझ भी सकते हो। दोस्तों जैसी वीडियो कैसी लगी मुझे तो ये बताओ आप। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, यहाँ पर बेधड़क पूछिए, है ना। मेरे बस में अगर होगा तो मैं आपको पक्का उसका जवाब दूंगा, है ना। और मतलब ऐसा मत सोचिए कि देखिए मुझे सब कुछ पता होता है ना, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ, ज्ञाता नहीं भाई। ये पीडीएफ में जितना होता है ना, बस उतनी मुझे जानकारी होती है। तो अगर इस पीडीएफ में उस चीज़ का आंसर होगा ना, तो मैं पक्का आपको दे दूंगा, पढ़ के ढूंढ के, जो भी है। मुझे भी सर्च मारना पड़ता है, ऐसा है नहीं, आप जानते हैं सबके सब, है ना। चीज़ें मुझे भी देखनी सुननी पड़ती है, मैं भी वेबसाइट से इनकी जानकारी लेता हूँ, बस पढ़ लेता हूँ। मेरी पढ़ने की आदत अच्छी है, आपकी पढ़ने की आदत बेकार है ना, तभी आप ऐसी चीजें करते हो। पहले खुद रिसर्च करना चाहिए हमेशा, ये बात ध्यान रखिए। मना नहीं कर रहा हूँ पूछने से, आप पूछ सकते हो, आपका चैनल है भाई, भाई हूँ आपका, आप चिंता नहीं करो। लेकिन मेरे एक भाई के रूप में जो मैं कर रहा हूँ वो बताना भी आपको काम है ना, कि मैं भी आखिर पढ़ ही रहा हूँ बेटा। मैं भी सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ, तो आप भी पढ़ करके उस चीज को निकाला करो, है ना। खुद पढ़ने की आदत डालो, भागो मत। इतनी सारी इंग्लिश पता है, मैं पढ़ लेता हूँ, फटाफट से पढ़ लेता हूँ। अब इसका मतलब नहीं इंग्लिश बहुत अच्छी है, नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे 10वीं 12वीं पढ़ करके कोई इंसान निकलता उतनी होती है, उतनी है। बस मेहनत है सिर्फ, आलस नहीं, मतलब ऊब नहीं रहा मैं, बस पढ़ लेता हूँ, इतनी सी बात है। ठीक है, जो भी जैसा भी लगाओ, है ना। अपनी तारीफ बंद करता हूँ, क्या करूँ, कुछ तारीफ करता नहीं ना भाई, तो अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है। और अब ये तो जो भी है स्वैग कह लो आप इसको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, आप मेरे भाई बहन हैं, तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्यार ही सब कुछ है मेरे लिए, है ना, जो आप मुझे बरसाते हो। इसमें अगर कोई अपडेट और आती है तो मैं आपको यहीं पर आकर उसको बताऊंगा, तो मुझसे जुड़े रहना, है ना। शॉर्ट्स वगैरह भी चेक करते रहा करो, क्योंकि मैं कभी कभी जैसे इसके एडमिट कार्ड आना, कब क्या, पेपर 1 कब हो गया, पेपर 2 कब हो गया, ये सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पे देता रहता हूँ ना। तो इन सब जानकारी को अच्छे से आप तक पहुंचने के लिए जरूरी कि आप मुझसे जुड़े रहें।
ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। कोई और जिसको समझना हो तो उसको वीडियो भी भेज देना आप, है ना, भेज दिया करो, भाई का चैनल है यार आपके, है ना। नहीं लगता आपको कि बहुत तेजी से ग्रो करना चाहिए ना, ठीक है, तो करवाओ, तो तुम ही लोग तो करवाओगे, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले में कोई और दूसरी वीडियोस में, है ना। आज अपलोड करूंगा, वैसे भी अपलोड करता ही रहता हूँ, तो देखते रहा करें आप, है ना। जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो, और पक्के से फोड़ देना एग्जाम को, और जैसे ही फोड़ लो ना, जो लोग फोड़ लो मेरे भाई बहन, मेरे को मैसेज कर देना तुम लोग, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद।